साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस अपने YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। इस समय प्रैक्टिस सेट का जो बैच है वो चल रहा है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह है इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक जो स्थिति है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज जो क्लास है शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कितने गणराज्य थे। पहला है 10 गणराज्य थे, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा ऑप्शन है 5। इसमें आपको बताना है कि बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे। ठीक है, तो चलिए इसका जो उत्तर है वह है 10। जो पहला ऑप्शन ए यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, अर्थात बौद्ध काल में कुल 10 गणराज्य थे। इससे संबंध देखिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्य थे। 10 गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, अब एक करके नाम जान लेते हैं। देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार, गिर के भंग, अलकप्प के बुल, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपीलवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये जो 10 गणराज्य है इनके नामों को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी इन गणराज्यों का नाम दे देता है और मिलान करने के लिए दे देता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इसमें देखिए, प्रसेनजित कहाँ का राजा था। पहला दिया है काशी का, दूसरा है कौशल का, तीसरा अंग दिया है, चौथा ऑप्शन है वत्स। इसमें आपको बताना है प्रसेनजित कहाँ का राजा था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है कौशल। प्रसेनजित कौशल का राजा था। अब देखते हैं, वर्तमान अवध क्षेत्र प्राचीन काल में कोसद महाजनपद का निर्माण करता था। पश्चिमी सीमा गोमती नदी, दक्षिणी सीमा सर्पिका सही नदी और पूर्वी सीमा सदा नीरा गंडक नदी बनाती थी। ठीक है, सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती थी। ठीक है, कोसल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित था। उसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है, प्रसेनजित ने स्वयं को इक्ष्वाक कुल का बताया था। ठीक, संयुक्त निकाय के अनुसार वह 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। ठीक है, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। अब चलते प्रश्न संख्या 3 पर। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वज्र, दूसरा है मत्स्य, तीसरा चेत, चौथा सुरसेन। इसमें आपको बताना है कि ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद के राज्य से संबंध करते हैं। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है सुरसेन। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगर सुरसेन राज्य की राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी थी मथुरा। कौन सी मात्रा इनकी राजधानी थी? मथुरा इसकी राजधानी थी।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए आम्रपाली पुत्री थी। पहला वैशाली के प्रमुख की, दूसरा वैशाली के महान वैद्य की, तीसरा वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, और चौथा ऑप्शन है वैशाली के एक कवि की। इसमें आपको बताना है कि वैशाली किसकी पुत्री थी। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है प्रश्न संख्या ऑप्शन 1 है, वैशाली के एक मुखिया की यह पुत्री थी। ठीक है, चलिए इसके विषय में और जानकारी देते हैं आपको। आम्रपाली वैशाली की एक गढ़िया थी। आम्रपाली के जैविक माता पिता कौन थे, अभी तक यह ज्ञात नहीं है। तो आम्रपाली ने आम्र वाटिका विहार बुद्ध को दान देकर उनकी शिष्या बन गई थी। वह भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है। पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया है पेशावर, तीसरा है अलकापुरी, चौथा दिया है कौशाम्बी। इसमें आपको बताना है कि कुसुमपुर की पहचान किससे की जाती है। ठीक, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है पाटलिपुत्र, जो बिहार में पाटलिपुत्र जिला है पटना के बगल, उसी को कुसुमपुर की पहचान इससे की जाती है। देखिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र की पहचान बनाई और पाटिल ग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया। इसका निर्माण अजातशत्रु के जो मुख्य अमात्य थे सुनीर और वत्सकार की देखरेख में तैयार हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी किस शासक के शासनकाल में बनाई गई। तो इसमें आपका जो ऑप्शन देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा उदयभद्र के शासनकाल में, तीसरा कालाशोक के शासनकाल में, चौथा अनिरुद्ध के शासनकाल में। ठीक है, इसमें आपको बताना है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनाई गई थी। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है उदयभद्र। उदयभद्र के शासनकाल में इसे इसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है वह है अनीमा नदी के किनारे, दूसरा रोहिणी नदी के किनारे, तीसरा अचिरावती नदी के किनारे, और चौथा हिरण्यवती नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अचिरावती नदी। अचिरावती नदी के किनारे श्रावस्ती स्थित है। चलिए देखिए श्रावस्ती कौशल जनपद का प्रमुख नगर हुआ करता था। अचिरावती जिसे राप्ती नदी कहा गया के तट पर अर्धचंद्राकार यह नगर था। ठीक है, तो श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से की जाती है, जबकि यहीं के जेतवन बिहार की पहचान सहेत नामक नाम से किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये देखिए प्रश्न संख्या 9, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था। इसमें देखिए काशी, दूसरा अंग, तीसरा कौशल, चौथा वज्र। इसमें आपको बताना है मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अंग। मगध का शिकार होने वाला अर्थात मगध ने सबसे पहले अंग राज्य पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर देखिए, आप परशुराम किसे माना गया है। इसमें देखिए महानंदी को, दूसरा महापद्म नंद को, तीसरा ऑप्शन दिया है घनानंद को, चौथा है उदयन। इसमें आपको बताना है यह नाम किसे माना गया है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है महापद्म नंद। ठीक है, तो थोड़ा महापद्म नंद के विषय में और जानकारी आपको देते हैं। देखिए महापद्म नंद की एक राट, कलिका अंश, सर्वछत्रांतक, द्वितीय परशुराम,
और भार्गव जैसी उपाधियां यह धारण करता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 11 प्रश्न नंबर है, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा महापद्मनंद, तीसरा अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है घनानंद। इसमें आपको बताना है कि मगध के किस शासक को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है महापद्मनंद को इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 12 पर कि निम्नलिखित में से किसे श्रोणिक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा शिशुनाग, चौथा है महापद्मनंद। इसमें आपको बताना है कि कौन शासक है जो श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है बिंबिसार। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार के विषय में और जानकारी आपको दे दी। देखिए, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार को श्रेणिक या सोनिक के नाम से जाना जाता है। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया था। उसी के समय राजधानी राजगिरी से को बिंबिसारपुरी कहा गया। एक महावज्ञ है पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि बिंबिसार की 500 पत्नियां और राज्यसभा में 80,000 ग्राम प्रतिनिधियों के भाग लेने का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 पर, निम्नलिखित महाजनपदों में से हर्यकों ने किस पर राज्य किया? तो ऑप्शन देखिए, इसमें है गंधार पर, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती, चौथा मगध। इसमें आपको बताना है कि महाजनपदों में हर्यकों ने किस पर राज्य किया था। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर है वह है मगध। मगध राज्य पर हर्यक वंश, अभी हमने बताया, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने मगध पर शासन किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए, कीकट क्षेत्र समीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है कौशल से, दूसरा है काशी से, तीसरा मगध से, चौथा चेदी से। इसमें आपको बताना है कीकट क्षेत्र किससे संबंध रखता है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मगध से। ठीक है, मगध से कीकट क्षेत्र को समीकृत किया जाता है। ठीक है, देखिए जो कीकट है एक जनजाति है जो मगध के क्षेत्र में निवास करती थी। मगध और अंग का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर, लिच्छविगढ़ राज्य किस राज्य में स्थित था? तो इसमें आपको देखना है बिहार राज्य में, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पंजाब। इसमें आपको बताना है कि लिच्छवी राज्य किस राज्य में स्थित था। ठीक है, तो इसमें आपका जो देखिए उसमें आपका उत्तर हुआ है बिहार राज्य। लिच्छवी राज्य जो है बिहार राज्य में स्थित था। तो लिच्छवी के विषय में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं आपको। ठीक है, वैशाली का लिच्छवीगढ़ राज्य बिहार राज्य में स्थित था। यही बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी 36 राज्यों के विशाल संघ के प्रमुख थे। लिच्छवियों के राजा चेटक ने अपने विरोधी अजातशत्रु के मुकाबले जितशत्रु नामक नाम रख लिया था। इस तरीके से तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16 पर। तो वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए विराटनगर, दूसरा शक्तिमती है, तीसरा इंद्रप्रस्थ और चौथा कौशाम्बी। इसमें आपको बताना है कि वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कौशाम्बी। ठीक है, देखिए वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी
यमुना नदी के किनारे स्थित थी। बुद्ध के समय में यह पौरव वंशी शासक यहाँ का उदयन था। मत्स्य पुराण, वायु पुराण में वर्णित है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने गंगा में आई बाढ़ के कारण अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित कर दी थी। कौशाम्बी की पहचान कोसम से की जाती है। किससे? कोसम से कौशाम्बी की पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या 17 पर कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र महाजनपद की स्थापना हुई लगभग, यहाँ पे देखिए, ईसा पूर्व 900, ईसा पूर्व 800, ईसा पूर्व 700 और ईसा पूर्व 600। इसमें आपको बताना है कि उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र महाजनपद की स्थापना लगभग हुई। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह 600 ईसा पूर्व में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखिए उत्तर भारत में गणतंत्र राजतंत्र की स्थापना 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? पहला ऑप्शन है कंबोज, दूसरा अवंती, तीसरा पांचाल और चौथा मत्स्य। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जनपद था जो राजस्थान में स्थित था। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है मत्स्य राज्य जो है वह राजस्थान में स्थित था। देखिए मत्स्य महाजनपद आधुनिक जो जयपुर जिला वहाँ का राजस्थान के पास स्थित था। इसके जो संस्थापक हैं वह विराट थे, संस्थापक विराट हैं। ठीक है, उसके बाद मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी, इसकी राजधानी भी थी विराट नगर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 से देखिए, ये है आपका मिलान। मिलान आपका है तो इसमें देखिए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है और जो विकल्प है देखिए सूची 1 और सूची 2 तो हम इसमें मिला देते हैं। देखिए जो सूरसेन हमने अभी बताया था इसकी राजधानी मथुरा है। ठीक है, उसके बाद गांधार की राजधानी तक्षशिला एक हो गया, कौशल की राजधानी अयोध्या भी हमने बताया, और वैशाली की राजधानी वज्रसंघ। अर्थात ये जो सी वाला ऑप्शन है 2, 1, 3 और 4 यही आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, ये भी मिलान वाला है तो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलाना है। आप देख लीजिए सूची 1 में जनपद का नाम दिया है और सूची 2 में इसकी राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इसमें जब मिलाना अगर है तो देखिए जो कुर है, कुर, तो इसमें वह है कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, देखिए कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ चौथा है। उसके बाद कौशल की राजधानी 3 पे जाइए अयोध्या पे। उसके बाद वत्स की राजधानी कौशाम्बी अभी हमने बताया। मगध की राजधानी राजगिरी। अर्थात 4, 3 और 1 और 2। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन यही आपका सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला देखिए कौशल के आगे श्रावस्ती दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है अंग के आगे चंपा दिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरे ऑप्शन चेत के आगे काम्पेल्य दिया है और चौथा मत्स्य के आगे विराट नगर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही सुमिलित नहीं है वह है चेत। चेत के आगे काम्पेल्य नहीं होगा
तो इस चेद की जो महाजनपद की राजधानी वह थी शोकवती अथवा शक्तिमती, ठीक है, जो कि बुंदेलखंड में स्थित था, ठीक है। उसके बाद काम्पिल जो थी यह दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। जो आपकी काम्पिल्य है यह दक्षिणी पांचाल की, ठीक है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। तो इस तरीके से अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 22। इसमें देखिए अजात शत्रु राजा था, तो इसमें आपको बताना है कि अजात शत्रु कहाँ का राजा था। पहला दिया अंग का, दूसरा है कौशल का, तीसरा विदेह का, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए इसमें जो आपका जो उत्तर होगा वह है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अजात शत्रु है वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु मगध का राजा था और वंश क्या था, हर्यक वंश, ठीक है, इसी हर्यक वंश से यह संबंधित था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अजात शत्रु को पितृहंता घोषित करते, लेकिन जो जैन धर्म है वह इसे पितृहंता नहीं कहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक और जानकारी आपको दे दें, अजात शत्रु ने 2 नए युद्ध यंत्रों, एक है रथमूसल, दूसरा है महाशिला कंटक, ये 2 जो नए युद्ध यंत्र हैं उसका आविष्कार अजात शत्रु ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23 पर। देखिए निम्नलिखित में राजाओं में से कौन जैन परंपरा में पुड़िक के रूप में विख्यात है। पहला बिंबसार, दूसरा है कौशल बिंदुसार, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें आपको बताना है कौन जैन परंपरा में पुड़िक के नाम से विख्यात था, ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अजात शत्रु, ठीक है। तो देखिए जैन परंपरा के अनुसार अजात शत्रु को पुड़िक के नाम से जाना जाता है। अजात शत्रु को वैदेही पुत्र या विदेह पुत्रों के भी नाम से जाना जाता है। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार 300 योजन से बढ़ाकर 500 योजन कर लिया था। तो अजातशत्रु अपने युग के 6 प्रधान धार्मिक संतों जैसे मक्खल गोसाल, महावीर, बुद्ध आदि जैसे संतों से स्वयं जाकर के भेंट किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 पर। निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। पहला है सालवती, दूसरा आम्रपाली, तीसरा है तो बसंत सेना और चौथा है रामानिया। तो इसमें आपको बताना है किसका राज्याभिषेक यहाँ पे राजगृह में हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है सालवती, जो पहला ऑप्शन यही आपका सही है। बिंबसार ने राजगृह में सालवती की सर्वप्रथम गणिका के रूप में नियुक्ति की थी। वह जीवक की मां थी। कोसा और उपकोसा पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध गणिकाएं हुआ करती थी, ठीक है। राजगृह में राजा जरासंध के 2 प्रधान गणिकाओं का नाम महग सुंदरी और मगहश्री था। देवदत्ता गणिका 18 देशों की भाषाओं की जानकार थी। उसका जो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25। देखिए जीवक किस राजा का राजवैद्य था। पहला है प्रद्योत का, दूसरा उदयन का, तीसरा अशोक का, चौथा बिंबिसार। इसमें आपको बताना है किसका यह राजवैद्य था, ठीक है। देखिए इसमें आपको जो उत्तर होगा वह है बिंबिसार। जीवक जो राजवैद्य था वह बिंबिसार का राजवैद्य, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
इसमें देखिए कालाशोक संबंधित था। पहला ऑप्शन है नंद वंश से, दूसरा शिशुनाग वंश से, तीसरा पाल वंश से, चौथा मौर्य वंश से। इसमें आपको बताना है कालाशोक किस वंश से संबंधित था। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शिशुनाग वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था। देखिए कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ठीक है। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी। ठीक, हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए महापद्मनंद ने छुरे से मारकर कर दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 पर। शिशुनाग मूलतः संबंधित था। इसमें देखिए मगध से, दूसरा काशी से, तीसरा कौशल से, चौथा अवंत से। इसमें आपको बताना है शिशुनाग कहाँ से संबंधित था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है शिशुनाग काशी से संबंधित था। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 400 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 370 ईसा पूर्व, तीसरा है 326 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 275 ईसा पूर्व। इसमें आपको बताना है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया। देखिए इसमें आपका जो उत्तर हुआ है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, देखिए सिकंदर के विषय में और जानकारी। सिकंदर मकदूनिया का रहने वाला था। वह फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता थे। उसकी मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में सिकंदर शासक बना। उसने सिंधु नदी और खैबर दर्रे को पार करके सिंधु नदी और खैबर दर्रे को पार करके 326 ईस्वी में बसंत में भारत भूमि पर आक्रमण किया। ठीक, सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा, लेकिन ब्यास नदी से आगे वह नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या 29 पर। तो यहाँ पे देखिए नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है कालाशोक, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक या सम्राट कौन था। चलिए इसमें देखिए जो आपका उत्तर हुआ है घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। देखिए घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज के नाम से जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं। तो पहला देखिए चावल की खेती, दूसरा लौह उपकरणों के प्रयोग, तीसरा व्यापारिक गतिविधि, चौथा है सिंधु नदी में पार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है सिंधु में, जो सिंधु नदी है उसमें बाढ़ के कारण यहाँ पे ऐसा संभव नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 31 पर कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। पहला है कौशल, दूसरा है वज्जी, तीसरा है अवंती, चौथा है मगध। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन था जो महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए जो
वज्जी है दूसरा ऑप्शन, यही आपका सही है। वज्जी में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। देखिए यहाँ पे अंगुत्तर निकाय है, इसी में 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्रात्मक, 2 में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया। वज्र संघ है, ये जो वज्र संघ है, और मल्ल संघ, मल्ल संघ है, यहाँ पे दोनों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था, अर्थात तो वज्र संघ जो है और मल्ल संघ है, यह दोनों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 32 पर। देखिए ये मिलान का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखिए जो पिपिल अभी हमने आपको बताया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने पिपिलवन को मोरी की बात की थी। ठीक है, पिपिलवन के मोरी, दूसरा देखिए दूसरा जो है अलकप्त के बुल। ठीक है, तो केशपुत्र के कालाम और सुमसुमारगिद के धंग। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि देखिए 1 का 2 है, फिर 2 का 1 है, 3 का 4 है और 4 का 3, अर्थात जो सी ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है, 32। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए नीचे कुछ राज्यों की एक सूची दी गई है, जिसमें यौधेय है, दूसरा कुलुत है, तीसरा मालवा, चौथा औरवत। इसमें आपको दिया गया कि इनमें से किन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किया था। पहले में दिया है 3 और 4, दूसरा है 2 और 3, तीसरा 1, 3 और चौथा दिया है 1 और 2। इसमें आपको बताना है कौन से हैं जो सिकंदर के साथ युद्ध नहीं किए थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 1 और 2, अर्थात यौधेयों ने और पुलूत ने, ये दोनों जो हैं ये सिकंदर के साथ इन्होंने युद्ध नहीं किया था। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। संख्या यहाँ पे देखिए एक प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 34 से इस तरीके से आ गया है कि किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैसक दुर्ग का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। पहला कार्टियस ने, दूसरा प्लिनी ने, तीसरा एरियन ने, चौथा मेगास्थनीज। देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है कार्टियस। सीधा हम इसका उत्तर बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 पर, कि कब और कहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई थी। पहला है बेबीलोनिया में 323 ईसा पूर्व, दूसरा है असीरिया 324 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन है 324 पर्थिया, और डी ऑप्शन 323 मिस्र में। इसमें आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। देखिए इसमें जो उत्तर है वह है बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और 323 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 पर, जेतवन विहार कहाँ स्थित था। पहला है कौशाम्बी, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा दिया राजगीर, चौथा नालंदा। इसमें आपको बताना है कि जेतवन विहार कहाँ स्थित था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा जेतवन विहार या श्रावस्ती जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए अगर श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती में जो प्रमुख विहार है निग्रोथाराम विहार, जेतवन विहार, मल्लिकाराम विहार और पुब्बाराम विहार, ये सब जो विहार हैं ये श्रावस्ती में स्थित है।
ठीक है, जो श्रावस्ती जिला है उत्तर प्रदेश का, उसी में यह सब स्थित है। देखिए, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न इसमें है कि घोषिताराम कहाँ स्थित है। पहला दिया है राजगिरी, उसके बाद दूसरा दिया है वैशाली, तीसरा दिया कौशाम्बी, चौथा दिया श्रावस्ती। इसमें आपको बता रहा है घोषिताराम कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है घोषिताराम कौशाम्बी में स्थित है। अब घोषिताराम के विषय में और जानकारी आपको दे दे। घोषिताराम बिहार उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। कौशाम्बी में ही पावैकाराम, बद्रिकाराम बिहार का निर्माण हुआ था। एक बार जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती में वर्षावास कर रहे थे, तब कौशाम्बी के सुघोषित नामक सेठ ने अपने दो अन्य सेठ मित्रों कुक्कुट तथा पवारी को के साथ जाकर गौतम बुद्ध को कौशाम्बी आने के लिए आमंत्रित किया था। घोषित सेठ ने बुद्ध के ठहरने के लिए जिस विहार का निर्माण कराया उसे घोषिताराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौशाम्बी के विषय में और जानकारी आपको दे दें। कौशाम्बी का सर्वप्रथम उत्खनन यंजी मजूमदार ने किया था। देखिए, जो कौशाम्बी है यह जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जैनियों के छठों जो तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, उनकी यह जन्मस्थली मानी जाती है। वहीं के प्रभासगिरी पर्वत पर उन्होंने तप किया था। अब देखिए, घोषिताराम बिहार के प्रवेश के बगल में मौरोत्तर युगीन हरित एवं कुबेर का चैत्यगृह प्रकाश में आया था। ठीक है, अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग ने कौशाम्बी में पुरुष मेघ यज्ञ किया था। उदयन के राजप्रसाद का साक्ष्य कौशाम्बी से प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस तरीके से जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित जो प्रश्न थे महत्वपूर्ण हमने सॉल्व करवाया। तो अब जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसमें है मौर्य काल। अब मौर्य काल के विषय में जितने प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।